याद है, स्कूल में हम सब ने पढ़ा था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। मतलब एक बहादुर एक्सप्लोरर जिसने दुनिया के लिए नए रास्ते खोल दिए। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी उतनी सीधी सादी हो ही ना जितनी हमें बताई गई। चलिए आज इस कहानी की तह तक जाते हैं और उस सच को जानते हैं जो हमारी इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब ये जो बात यहाँ लिखी है, ये सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि ये सिखाना हद दर्जे की मूर्खता है? यही सवाल हमें उन सभी बातों पर दोबारा सोचने के लिए उकसाता है जो हमने मान ली हैं, और कहानी के पीछे की असली कहानी को जानने के लिए प्रेरित करता है। तो अब वक्त है उस कहानी को खंगालने का जिसे हम बरसों से सच मानते आए हैं। क्या ये वाकई एक खोज थी या कुछ और? चलिए इन परतों को हटाकर देखते हैं कि इनके नीचे आखिर छिपा क्या है। और यही सवाल तो सब कुछ बदल देता है ना? वास्को डी गामा के आने से हजारों साल पहले से भारत एक जीती जागती फलती फूलती सभ्यता थी। एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के व्यापार का सेंटर थी, और ये सब यूरोप के वहां पहुंचने से सदियों पहले से चल रहा था। अच्छा, इस बात को ठीक से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं 15वीं सदी में। उस वक्त दुनिया में व्यापार कैसे होता था और इस पूरे नेटवर्क में भारत का क्या रोल था? आइए जरा इस पर गौर करते हैं। तो देखिए यहां पर नजरिया और हकीकत का फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ यूरोप भारत को किसी रहस्यमयी पहेली की तरह देखता था, लेकिन असलियत में भारत ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब था। अरब के व्यापारी मसालों के रास्तों पर कब्जा किए हुए थे और उनकी पूरी मोनोपोली थी। वो भारत से मसाले खरीदते, अपने सोर्स को सीक्रेट रखते और यूरोप में बहुत ऊंची कीमतों पर बेचते थे। और इसी मोनोपोली की वजह से यूरोप बेचैन था। उसे हर हाल में भारत तक पहुंचने का एक नया सीधा रास्ता चाहिए था। ये सिर्फ खोज का जुनून नहीं था, ये कंट्रोल और बेशुमार दौलत कमाने की चाहत थी। तो असल कहानी यहां सामने आती है। इन समुद्री यात्राओं के पीछे का असली मकसद सीधा सीधा पैसा था। अगर अरब के बिचौलियों को रास्ते से हटा दिया जाए तो यूरोप सीधे मसालों के सोर्स तक पहुंच सकता था, कीमतों को कंट्रोल कर सकता था और इतना मुनाफा कमा सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बाकी रास्ते तो बहुत लंबे और खतरनाक थे। बचा क्या? सिर्फ समंदर। और यहीं से पुर्तगाल ने किंग जॉन द्वितीय की लीडरशिप में एक तरह से रेस शुरू कर दी। वो किसी भी हाल में समंदर के रास्ते भारत पहुंचना चाहते थे ताकि अपने दुश्मनों से आगे निकल सकें। और इसी कहानी में एंट्री होती है वास्को डी गामा की, वो नाविक जिसे इस खतरनाक मिशन के लिए चुना गया। एक ऐसा मिशन जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। लेकिन यह सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, पूरे 10 महीने अनजान समंदरों से गुजरते हुए, अफ्रीका के तूफानी तटों का चक्कर लगाते हुए एक ऐसी दुनिया में पहुंचना जिसे यूरोप के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अभियान था, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। मोज़ाम्बिक में वास्को डी गामा की मदद एक अरब नाविक ने की थी जिसे भारत का रास्ता पहले से ही पता था, और आखिरकार 20 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचा और वहां के राजा के साथ एक ट्रेड डील की जिससे उसका मिशन कामयाब हो गया। पुर्तगाल पहुंचने पर उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का एक स्याह पन्ना तो अब खुलना बाकी था। जो एक खोज की यात्रा के तौर पर शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक भयानक रूप लेने वाला था। जो एक खोज की कहानी थी वो बहुत जल्द एक जीत और कब्जे की कहानी में बदल गई। वास्को डी गामा जब दोबारा भारत आया तो उसका मकसद व्यापार नहीं था, उसका मकसद था हिंसा और अपना दबदबा कायम करना। तो उसने जो रास्ता खोला था, वो रास्ता एक तरह से शोषण का, लूट का हाईवे बन गया। इसी रास्ते से सदियों तक यूरोपीय ताकतें भारत आईं, यहाँ की दौलत को लूटा गया और देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया गया। तो इस पूरी हकीकत को जानने के बाद ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या ये वाकई एक खोज थी या एक आक्रमण की शुरुआत? अब वक्त है कि डी गामा की विरासत को एक नए नजरिए से देखा जाए। तो असल बात किसी नए देश को खोजने की थी ही नहीं, बात थी एक नए रास्ते को खोलने की। एक ऐसा रास्ता जिसने दुनिया को बदल दिया, और कई बार ये बदलाव बहुत ही हिंसक था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है, क्या ये सही है कि हम किसी ऐसे देश की खोज का क्रेडिट किसी एक इंसान को दे दें जो देश असल में कभी खोया ही नहीं था? ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। जो कुछ सिखाया गया है उस पर सवाल उठाना चाहिए और अपने इतिहास को फिर से समझना चाहिए।